हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना दोस्त अंकित यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माई क्यूट केमिस्ट्री। तो अभी बताइए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल कैसे दिया, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को फेल होकर करके रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल कैसे दिया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बात हमें जानना होगा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या होता है या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो आइए चेक कर लेते हैं एक बार गोल्ड फॉइल या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता क्या है। जब ये एक्सपेरिमेंट आप समझेंगे तब जाकर कि कहीं आपको ये पता चलेगा कि कैसे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल फेल हुआ था। इससे पहले कि हम ये एक्सपेरिमेंट पढ़े, हमें ये भी पढ़ लेना चाहिए, पता कर लेना चाहिए कि आखिर ये अल्फा पार्टिकल है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, नॉर्मली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लेड ब्लॉक के अंदर रखा जा सकता है, उसके अलावा किसी के अंदर इसे रखा नहीं जा सकता। लेड ब्लॉक के अंदर यहाँ पे जो रखा हुआ ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हमेशा 3 पार्टिकल निकलते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है और एक गामा होता है। आप देखेंगे कि जो अल्फा पार्टिकल है वो नेगेटिव पार्टिकल की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो यहाँ पे एक पार्टिकल है ये अल्फा है, और ये वाला जो पार्टिकल नीचे आपको दिख रहा है ये पार्टिकल बीटा पार्टिकल है। बीटा पार्टिकल किसकी तरफ निकल रहा है? पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, इसका मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। और ये गामा पार्टिकल किसी की तरफ नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया न्यूट्रल। तो गामा पार्टिकल क्या हो गया? न्यूट्रल। बीटा पार्टिकल क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। ये 3 पार्टिकल हमेशा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलते हैं। कौन कौन सा? अल्फा, बीटा एंड गामा। बीच वाला गामा है, नीचे वाला बीटा है, ऊपर वाला अल्फा। कैसे पता चला अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि वो नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। कैसे पता चला बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज है? क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है और ये नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है। ओके, ठीक है। तो ये अल्फा, बीटा और गामा हो। अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बाहर निकलते हैं। तो कभी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो 3 रेज को बाहर निकालेगी, अल्फा, बीटा एंड गामा। इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। आगे डिटेल में आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़ाया जाएगा। ठीक, रेडियो एक्टिविटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे और उससे निकलने वाले पार्टिकल का रेट क्या होगा, ये सारी चीजें, लाइफ, हाफ लाइफ, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक, अभी हम क्या देखते हैं? अल्फा पार्टिकल होता है। आप अल्फा पार्टिकल को हीलियम का न्यूक्लियस समझ सकते हैं, 2He4। ये हीलियम है ना, अगर मैं ऐसे लिखूं 2He4। आप उस हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा? तो प्रोटॉन हो जाएगा। हीलियम के पास ऑलरेडी 2 ही इलेक्ट्रॉन है और उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो हीलियम न्यूक्लियस बचेगा। इस हीलियम न्यूक्लियस को ही आप क्या बोल सकते हैं? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल या अल्फा रेज जो होता है वो हाईली एनर्जी वाला पार्टिकल होता है और इसके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज होता है। 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, कोई लो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, एक हाई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसका एटॉमिक मास 4 है, पॉजिटिव चार्ज 2 है। एटॉमिक नंबर कितना है? बीटा पार्टिकल की बात करें तो बीटा पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। उसके पास कितना होता है? आप देखिए, मास तो 0 होता है लेकिन चार्ज उसका -1। तो बीटा पार्टिकल का मास क्या हो गया? 0 mu और उसका चार्ज क्या हो गया? -1। तो बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, गामा पार्टिकल की बात करें तो वो न्यूट्रॉन की तरह होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज होता है, ना तो कोई मास। देखें, न्यूट्रॉन में मास होता है लेकिन चार्ज नहीं, लेकिन गामा पार्टिकल की बात करें तो ना तो कोई मास होता है और ना ही कोई चार्ज होता है। ये एक टाइप का वेव है। ठीक है, तो गामा रेज आर हाईली एनर्जी रेडिएशन which do not consist of particle and are neutral in charge। ये कोई पार्टिकल नहीं रखता है, ये हमेशा न्यूट्रल इन चार्ज है और इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। गामा की खास बात है, गामा रेडिएशन तभी निकलता है जब कोई एटम बम निकलता है। ठीक है, उससे पहले गामा रेडिएशन नहीं निकल सकता, नॉर्मल चीजों से गामा रेडिएशन नहीं निकल सकता। आप सोच सकते हो गामा रेडिएशन कितना ज्यादा खतरनाक है जो एटम बम से निकलता है। एक बार इसके चपेट में आप आ गए तो आप बचेंगे नहीं, उठने वाला आदमी हमेशा के लिए उठ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पेनिट्रेटिंग पावर। हम अल्फा, बीटा और गामा की पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमने क्या रखा है? एक पेपर रखा है, यहाँ पे few mm थिकनेस का एक एल्यूमिनियम फॉइल रख लिया है और इस तरफ है आपका कंक्रीट शीट, एल्यूमिनियम फॉइल एंड पेपर। आप क्या करेंगे? अल्फा पार्टिकल को जब आप पास करेंगे तो वो पेपर को भी क्रॉस नहीं कर पाएगा। ये बाकी एल्यूमिनियम और कंक्रीट की तो दूर की बात है, लेकिन अगर आप
अल्फा के बजाय बीटा पार्टिकल लेके जाना चाहते हैं तो बीटा पार्टिकल पेपर को तो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन वो फ्यू अगर थिकनेस का कोई एल्यूमिनियम फाइल है उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप गामा की बात करें तो गामा भाई साहब इन सबको चीर करके आगे बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आपकी बहुत ज्यादा थिकनेस की लेड की कोई सीट है तो वही इसको नहीं क्रॉस कर पाएगा, अदरवाइज सबको क्रॉस कर पाएगा गामा पार्टिकल। ठीक है, तो लेड को छोड़ करके बाकी चीजों को क्रॉस करेगा। इस हिसाब से देखा जाए अल्फा पार्टिकल की जो लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है, बीटा की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है अल्फा से अप्रोक्सीमेट 100 टाइम्स ज्यादा होती है, और गामा की बात करें तो 1000 टाइम्स अल्फा से ज्यादा होती है। गामा की पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से 1000 टाइम्स ज्यादा होती है, जबकि बीटा की पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा से 100 टाइम्स ज्यादा होती है। यानी कि अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम तो पेनिट्रेट कर नहीं पाएगा। हम बीटा क्यों नहीं लिए, गामा क्यों नहीं लिए? क्यों? क्योंकि बीटा या गामा लेते तो वो हर एक भाई अगर हम बीटा या गामा लेते तो वो सबको क्रॉस करके निकल जाता, इसलिए हमें क्या लेना पड़ा? अल्फा लेना पड़ा। यानी कि अगला जो एक्सपेरिमेंट हमारा होगा वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होगा, ना कि बीटा या गामा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये समझते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है। यहाँ पे देखिए आप वही अल्फा पार्टिकल सोर्स ले लिए जिसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा। ठीक है, ये सोर्स है अल्फा पार्टिकल का। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है वो क्या है? गोल्ड फाइल। गोल्ड फाइल ही के लिए क्योंकि गोल्ड की डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है और उसको बहुत ही पतली शीट बनाया जा सकता है, इवन कि 1 से 2 एटम तक की शीट बनाया जा सकता है। और ये आपका जिंक सल्फाइड का स्क्रीन है। जिंक सल्फाइड के स्क्रीन की खास बात ये होती है कि इस पर किसी भी चीज को हिट कराओगे तो वो एक लाइट निकलेगी, चिंगारी टाइप की निकलती है। ठीक है, तो इसलिए हमने जिंक सल्फेट का, हम देखो अल्फा पार्टिकल को देख तो पाएंगे नहीं, हम उसके लिए क्या करेंगे? हम अगर लाइट तो हम देख पाएंगे ना, तो लाइट निकलेगी वो लाइट देख पाएंगे, अल्फा पार्टिकल बने नहीं देख पाएंगे लेकिन लाइट देख पाएंगे। जैसे आप एयर देख नहीं पाते, एयर के पार्टिकल को देख नहीं पाते, लेकिन जब वो पार्टिकल आपको टच करता है तो आपको फील होता है हाँ यार एयर आके हमें टच किया, यानी कहा ठंडा ठंडा फील है ना। इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल आप नहीं देख सकते, लेकिन अल्फा जब इससे टकराएगा और एक लाइट निकलेगी उसको आप देख पाओगे। ओके, तो ये गोल्ड फाइल ले लिया हमने, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले ली और सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल ले लिया। इनसे हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। हमने क्या किया? अल्फा पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल को भेजा। वो देखिए जे थॉमसन का ये कहना था कि ये एटम क्या होता है? सॉलिड होता है। तो यानी कि ये जो ये पूरा गोल्ड बना है, किससे बना है? एटम का। बहुत हैवी गोल्ड का मतलब बहुत हैवी एटम है, और हैवी एटम है इसका यही मतलब है कि इससे ये तो क्रॉस करके बाहर निकल ही नहीं सकता, क्रॉस करके बाहर नहीं निकल सकता, यानी कि वापस आ जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के जे थॉमसन के अकॉर्डिंग ये वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि गोल्ड बहुत ही हैवी पार्टिकल। आइए चेक करते हैं क्या ये वापस आ गया? नहीं, ये तो क्रॉस करके निकल गया। और देखिए यहाँ पे हर एक जगह पे आपको जहाँ जहाँ पे टकराया वहाँ पे लाइट दिख रही। तो जहाँ जहाँ पे ये टकरा रहा है वहाँ पे अगर आपको लाइट दिख रही, हमने जिंक सल्फाइड क्यों लिया था? इसीलिए ताकि वो लाइट दिखे। इसका मतलब एक पार्टिकल आया, ये देखो ये पार्टिकल हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ लाइट दिख रही है तो हम सोच सकते हैं कि पार्टिकल यहाँ पे टकरा रहा होगा। क्योंकि यहाँ लाइट दिख रही है तो हम सोच सकते हैं पार्टिकल यहाँ पे टकराया होगा। इसी तरीके से जहाँ सबसे ज्यादा लाइट दिखी वो ये इस पोर्शन पे सबसे ज्यादा लाइट दिखी, यानी कि हम सोच सकेंगे सबसे ज्यादा पार्टिकल यहाँ पे आकर के टकरा रहा होगा। तो जे थॉमसन का क्या कहना था? जे थॉमसन का कहना था कि एटम सॉलिड होता है, और अगर एटम सॉलिड है तो उसके अंदर से पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं? अल्फा पार्टिकल, ये तो इम्पॉसिबल है ना, कैसे मूव कर सकते? नहीं मूव कर सकते। इसका यही मतलब हुआ ना भाई, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग नहीं मूव कर सकते हैं, लेकिन रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जे थॉमसन का मॉडल फेल हुआ। एक बार फिर से स्लो मोशन में सारी चीजों को देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला, उन कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। देखिए आप देखेंगे ज्यादातर पार्टिकल यहाँ पे आके हिट कर रहे हैं, और अगर ज्यादातर पार्टिकल यहाँ पे आके हिट कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल कुछ पर्टिकुलर एंगल पे हिट कर रहे हैं, और बहुत ही कम पार्टिकल हैं जो बहुत ज्यादा एंगल पे हिट कर रहे हैं, बहुत कम पार्टिकल। और ये समझ लो कि 20,000 में से कोई एक पार्टिकल ऐसा होगा जो पीछे की साइड वापस से रिवर्स हो रहा होगा। ये 20,000 अगर पार्टिकल आपने डाला तो इनमें से कहीं एक पार्टिकल वापस जाकर जा रहा होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इन सारे ये एक्सपेरिमेंट था, और इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन। पहली बात ये कि ज्यादातर पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, इसका मतलब एटम का बहुत सारा स्पेस कैसा होगा? एम्प्टी होगा। तो एटम का बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है, ये पहला वाला एक्सपेरिमेंट बताया। ठीक, दूसरा एक्सपेरिमेंट, एंगल पे डेविएट होने का मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों?
क्योंकि अल्फा पार्टिकल कैसे है? अल्फा पार्टिकल कैसे हैं? अल्फा पार्टिकल हैं पॉजिटिव चार्ज, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को देख के ही डेविएट होता है, नेगेटिव को देख के थोड़ी डेविएट होता है। अगर ये नेगेटिव होता तो इससे आगे चिपक जाता, लेकिन नहीं, ये दूर जा रहा है, इसका मतलब ये कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। इससे हमें ये पता चल गया कि इस न्यूक्लियस के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ताकि अल्फा पार्टिकल इसीलिए डेविएट हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। कुछ पार्टिकल आकर के टकरा करके वापस जा रहे हैं, इसका मतलब ये जो पार्टिकल है सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, ये सॉलिड है। पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल है सेंटर पे है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है, यानी कि ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास इज कंसंट्रेटेड इन द स्मॉल वॉल्यूम। पूरे एटम का जो चार्ज होगा और पूरे एटम का जो मास होगा वो यहीं पे आके कंसंट्रेट होगा। पूरा पॉजिटिव चार्ज यहीं पे होगा और मास पूरा यहीं पे होगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर पूरा पॉजिटिव चार्ज यहीं पे है, मास इसका पूरा यहीं पे है, तो मास किसकी वजह से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। इसका ये मतलब होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि मास किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से। तो इसका मतलब यही हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो यही पे होना चाहिए। ये मैसिव पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है। मैसिव पॉजिटिवली चार्ज सेंटर मतलब काफी हार्ड है, इसीलिए तो वापस हो रहा है। इस हिसाब से एक नई थियरी बनाई गई, एक नया मॉडल बनाया गया, और इस मॉडल को हम बोलेंगे जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। इनके अकॉर्डिंग सेंटर को न्यूक्लियस बोला। न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंटर, और इस न्यूक्लियस की बाकी न्यूक्लियस के बाद की बात करें तो ये सब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक न्यूक्लियस का पूरा, ये एटम का अगर पूरा पोर्शन देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, और अगर एटम का रेडियस 10⁻10 है तो ये समझ लो कि न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻15 मीटर होगा। तो अगर मैं ऐसे इस वाले रेडियस को कैपिटल आर बोलूं और इस वाले रेडियस को स्मॉल आर बोलूं, तो आप कहेंगे कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, दिस इज इक्वल टू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 10⁻15, दिस इज इक्वल टू 10⁵, यानी कि कैपिटल आर दिस इक्वल टू 10⁵ टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। आप सोच सकते हैं एटम का वो जो रेडियस है, यानी कि एटम का जो साइज है वो न्यूक्लियस के साइज के 10⁵ टाइम्स बड़ा है, 10⁵ टाइम्स। ये समझ लीजिए अगर आप एक क्रिकेट बॉल को न्यूक्लियस मानते हैं तो उस क्रिकेट बॉल से 2 किलोमीटर के रेडियस में एक पूरा स्फीयर बनाइए, वो पूरा एटम। (10⁵ टाइम्स बड़ा है। ये बात रदरफोर्ड ने बताई। फिर उन्होंने कहा कि ये जो यहाँ पे न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, इस न्यूक्लियस के अंदर पूरे एटम का सारा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और अगर पूरे एटम का सारा मास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे होंगे और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहे होंगे, चक्कर लगा रहे। तो ये मॉडल है आपका, देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे, और इस न्यूक्लियस के अंदर सभी प्रोटॉन और सभी न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। ओके, ये एक मॉडल था रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। इस रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल को अगर आप ध्यान से देखें, एक छोटा सा क्वेश्चन सामने आया था कि अगर ऐसा है, इसके अंदर सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जब भी कभी कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा Fc। Fc का मतलब कोलम्बिक फोर्स। इसका मतलब रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो कोलम्बिक फोर्स है Fc, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r के इक्वल होगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है लेकिन इसके अंदर आकर के गिर नहीं रहा। ये बात तो समझ में आ गई यार, अगर ऐसा है तो ऐसा ही होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अब कुछ बातें हैं जिनको जान लेना चाहिए। रदरफोर्ड के पास जब ये क्वेश्चन आया तो रदरफोर्ड ने इस क्वेश्चन को तो प्रॉपर एक्सप्लेन किया, सही से एक्सप्लेन किया कि आखिर क्यों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आखिर mv²/r को तो एक्सप्लेन कर ले रहा, प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता कि मैक्सवेल ने एक लॉ दिया था, मैक्सवेल के लॉ के अकॉर्डिंग जब भी कभी कोई चार्ज पार्टिकल रैंडम मोशन करेगी तो वो एनर्जी रिलीज करेगी, ठीक है?
यहाँ पे आप देखें ये सन है और इस सन के चारों तरफ जैसे प्लैनेटरी मोशन करते हैं, इसलिए उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा होगा। शायद यही रीजन है कि रदरफोर्ड का ये मॉडल प्लैनेटरी मॉडल के नाम से फेमस हुआ था। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे रदरफोर्ड के मॉडल का एक और नाम, तो आप बोलेंगे प्लैनेटरी मॉडल। जिस तरीके से सन के चारों तरफ बाकी प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है कॉन्टिन्यूसली। ओके, इसलिए इसको प्लैनेटरी मॉडल कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मैक्सवेल ने जो बात बताई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन मूव करते करते अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, और जब वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा तो एनर्जी रिलीज करते करते एक टाइम ऐसा आएगा उसका ये जो सर्कुलर पाथ है, वो सर्कुलर पाथ धीरे धीरे कम होता जाएगा। देखिए ये कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा है, और एनर्जी रिलीज करने की वजह से इसका सर्कुलर पाथ धीरे धीरे कम होता जाएगा, रेडियस धीरे धीरे कम होता जाएगा, और रेडियस कम होते होते ये एक टाइम आएगा जब ये ऐसे आते क्या होगा, इसके अंदर आके गिरेगा बूम, यानी कि पूरा का पूरा एटम डिस्ट्रॉय हो गया। इसलिए रदरफोर्ड के इस मॉडल को फेल कर दिया गया। रदरफोर्ड के मॉडल को क्यों फेल किया गया? क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल ने एटम की न्यूट्रलिटी तो प्रॉपर बताई, उन्होंने न्यूक्लियस जैसी चीजों की डिस्कवरी करके बहुत बड़ा काम किया। जे थॉमसन ने जो गलत तरीका बता करके जो साइंस को गलत डायरेक्शन में भटकाया था, रदरफोर्ड ने उसको वापस लाने की कोशिश की। वो अलग बात है, ला नहीं पाए, लेकिन उन्होंने न्यूक्लियस की खोज करके दुनिया बदल दी। न्यूक्लियस की खोज उस टाइम की सबसे बड़ी खोज थी। ठीक है, तो रदरफोर्ड के इस मॉडल में एक कमी रहेगी। कौन सी कमी थी? कि रदरफोर्ड के जो मॉडल है उसमें रदरफोर्ड ने एटम के जो भी एटम है उसके स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। उन्होंने कहा एटम स्टेबल कैसे होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है ये बता पाना। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं ये नहीं बता पाए, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बताई कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और न्यूक्लियस पूरे एटम के सेंटर पर होता है। न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर होता है। एटम के साइज और न्यूक्लियस के साइज में 10⁵ मीटर का अंतर होता है, यानी कि जो साइज है एटम का न्यूक्लियस के साइज का 10⁵ टाइम्स बड़ा है। इन सारी बातों के बाद और भी बहुत सारी बातें हैं। रदरफोर्ड का आखिर मॉडल क्यों फेल हुआ, रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और बातें जान लेनी चाहिए कि जो इनकी मॉडल जब फेल हुआ तब बोर आया, बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। लेकिन बोर के एटॉमिक मॉडल के पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और बातें जान लेंगे, जैसे आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होता है, किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद तब जाकर के कहीं हम लोग बोर्स के एटॉमिक मॉडल पे पहुंचेंगे, और वहीं पे हम देखेंगे कि कैसे रदरफोर्ड का जो ये मॉडल है और बोर का एटॉमिक मॉडल है, दोनों में अंतर क्या है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का ड्रॉबैक क्या है। ओके, आज के लेक्चर बस यहीं तक, फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके, बाय बाय।